Students, very good morning. Welcome to all of you in our YouTube channel provided by Malnapur School Inter College. In class 10th, you are studying approach section. तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपके कोर्स में जो आपका निर्धारित कोर्स है उस कोर्स को कम कर दिया गया है। लगभग 30% कोर्स आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और वो जो हटाया गया कोर्स है अब उसे आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे। तो आपके सामने हमने बुक में जो शुरुआत में ही है कंटेंट्स खोल के रखे हैं। आपको सेक्शन वाइज हम बताएंगे कि कौन से लेसन्स, कौन से पोएम्स या शॉर्ट स्टोरीज के लेसन कम कर दिए गए हैं और किन लेसन्स को हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि सेक्शन ए में जो प्रोच सेक्शन आपका है उसमें से 2 लेसन हटा दिए गए हैं और वो 2 लेसन्स हैं, तीसरा लेसन और 5वां लेसन। आपका तीसरा लेसन द सेक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर ये हटा दिया गया है और 5वां लेसन आई एम जॉन्स हार्ट ये भी हटा दिया गया है। अब आपको केवल अप्रोच के 5 लेसन्स पढ़ने हैं, 5 लेसन्स पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है, दूसरा, चौथा, छठा और 7वां। तीसरा और 5वां लेसन अब आपको आपके कोर्स में नहीं रखा गया है, इसको हटा दिया गया है। तो जो कट किए गए हैं लेसन उनमें आप टिक कर लें। तीसरा और 5वां लेसन हटाया गया है और आप लोग शुरुआती 2 लेसन्स तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरा लेसन आपका शुरू ही किया गया था, तब तक सूचना मिली है कि इस लेसन को कोर्स में नहीं रखा गया है, तो इसको अब नहीं पढ़ाएंगे। इसके स्थान पे प्रो सेक्शन में आपका लेसन फोर्थ स्टार्ट किया जाएगा, द होम कमिंग। और पोइट्री में आप जान लें कि आपकी 3 पोएम्स हटाई गई हैं। वो 3 पोएम्स हैं, चौथी पोएम एन एलजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, छठी पोएम ला बेली डैम सेंस मर्सी और 9वीं पोएम आपकी हटाई गई है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। तो आपकी 8 पोएम्स कंप्लीट हो चुकी थी, उनमें 2 पोएम हटा दी गई हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो लिखा है उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए और 9वीं पोएम अब पढ़ानी नहीं है। लास्ट पोएम आपकी बची है द सॉन्ग ऑफ फ्री, इसको आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पोएट्री सेक्शन में चौथी, छठी और 9वीं पोएम हटाई गई है। अब आपको पढ़नी है केवल 7 पोएम्स, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 8वीं और 10वीं पोएम। और स्टूडेंट्स, शॉर्ट स्टोरीज में आपके 4 लेसन्स हैं, उनमें जो 4 वाला लेसन आपका है स्पेशल एक्सपीरियंस, इसको कोर्स से हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और जो आपका ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस पूरे ड्रामा को कोर्स से हटाया गया है। ड्रामा में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ड्रामा से कोई क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। हालांकि ये जो निर्धारित कोर्स है इसको पूरा करने के बाद यदि समय बचेगा तो ड्रामा के बारे में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसको कोर्स से हटाया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रोच से 2 लेसन हटाए गए हैं, तीसरा और 5वां। पोइट्री से चौथी पोएम, छठी पोएम और 9वीं पोएम हटाई गई है। शॉर्ट स्टोरी से चौथा लेसन हटाया गया है और पूरा ड्रामा आपका हटा दिया गया है। और अब आपको बचे हुए लेसन्स पढ़ने हैं। तो प्रोज में आप लोग पढ़ रहे थे लेसन थर्ड हटाया गया है, इसलिए उसको अब आगे नहीं पढ़ाएंगे। अब आपको पढ़ाएंगे हम आज लेसन 4th द होम कमिंग। और स्टूडेंट्स, आप एक बात का ध्यान रखें कि अपने कंटेंट्स में, अपनी बुक में ये जो लेसन्स टिक किए हैं हमने, इनमें आप भी टिक कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन से लेसन्स पढ़ने हैं और कौन से लेसन्स नहीं पढ़ने हैं। और एक बात और कि जो भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है उसका आप रिवीजन करते रहें अच्छी प्रकार से। जो लेसन्स हटाए गए हैं, जो पोएम्स हटाई गई हैं, उनको यदि आप ना पढ़ें तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो पोएम्स या लेसन्स रखे गए हैं उनको आप रेगुलर पढ़ते रहें। तो अब स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको पढ़ना है 4th लेसन द होम कमिंग। और आइए स्टार्ट करते हैं अपना 4th लेसन द होम कमिंग। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 4th लेसन द होम कमिंग, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। और इसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो मतलब है कि घर वापसी।
चौथा लेसन आपका है द होम कमिंग, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, और इसे आपको पढ़ना है आज। तो लेसन शुरू करने से पहले आप जान लें थोड़ा सा अबाउट द ऑथर के बारे में। लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर, उनका जीवन काल दिया है 1861 to 1941। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 में हुआ था, वाज माने थे, द लास्ट माने अंतिम, आप 14 माने 14, ब्रदर्स माने भाइयों में, एंड सिस्टर्स माने बहनों में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जीवन काल 1861 से 1941 तक रहा, वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, अंतिम थे यानी सबसे छोटे थे। ही वॉज द सन ऑफ महर्षि देवेंद्रनाथ, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ब्रह्म समाज। ही माने वह, वाज माने थे, द सन माने पुत्र, आप महर्षि देवेंद्रनाथ उनके पिता का नाम है, तो वह महर्षि देवेंद्रनाथ के पुत्र थे। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ब्रह्म समाज, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे, अर्थात वह ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक महर्षि देवेंद्रनाथ के पुत्र थे। वह ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक महर्षि देवेंद्रनाथ के पुत्र थे। टैगोर वाज द वेरस्टाइल बंगाली पोएट, टैगोर माने टैगोर, वाज माने थे, द वेरस्टाइल माने बहुमुखी, बंगाली माने बंगाल के, पोएट माने कवि, प्ले राइट माने नाटककार, क्रिटिक माने आलोचक, शॉर्ट स्टोरी राइटर माने संक्षिप्त कहानी लेखक, एंड एसिस्ट माने निबंधकार। तो टैगोर एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि, नाटककार, आलोचक और संक्षिप्त कहानी लेखक तथा निबंधकार थे। आउटसाइड इंडिया ही इज नोन फॉर हिज गीतांजलि। आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, ही इज नोन उन्हें जाना जाता है, फॉर हिज बुक गीतांजलि, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, और भारत के बाहर उन्हें उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए जाना जाता है, अर्थात गीतांजलि उनकी सबसे फेमस बुक है। और आगे लिखा है टैगोर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी जीवन स्मृति इन 1911। तो टैगोर जी ने 1911 में अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था जीवन स्मृति। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज माई रेमिनिसेंसेस। इट वॉज ट्रांसलेटेड पैसे में बना है इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में चेंज किया गया एज के नाम से, माई रेमिनिसेंसेस माने मेरे संस्मरण, रेमिनिसेंसेस माने होता है संस्मरण, और इसे इंग्लिश में मेरे संस्मरण नाम से चेंज किया गया, उसको इंग्लिश में परिवर्तित किया गया इन 1917 1917 में। और 1917 में टैगोर जी की आत्मकथा जीवन स्मृति को माई रेमिनिसेंसेस नाम से इंग्लिश भाषा में चेंज किया गया। टैगोर इज वन ऑफ द पायनियर्स एंड ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन इंडिया। टैगोर माने टैगोर जी, इज माने हैं, वन ऑफ द माने एक, पायनियर्स माने अग्रदूत, एंड द ग्रेटेस्ट माने महानतम, राइटर्स माने लेखक, ऑफ शॉर्ट स्टोरीज माने संक्षिप्त कहानियों के, इन इंडिया माने भारत में। तो टैगोर जी भारत में संक्षिप्त कहानियों के एक महान और अग्रदूत या अग्रणीय लेखक हैं। टैगोर जी भारत के संक्षिप्त कहानियों के एक महान और अग्रणी लेखक हैं या रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाना अबाउट द ऑथर के बारे में, और अब आप थोड़ा सा जान लें टैगोर जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में। लिखा है मैनी ऑफ हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उनके बहुत से लेख, टैगोर जी के बहुत से लेख अंग्रेजी भाषा में चेंज किए गए, अर्थात उनके बहुत से लेख अंग्रेजी भाषा में संपादित किए गए। दीज इंक्लूड, और वे लेख हैं इंक्लूड गीतांजलि है, द क्रेसेंट मून, अर्धचंद्राकार मून, द गार्डनर पब्लिश्ड इन 1913, द गार्डनर है जो 1913 में संपादित किया गया। द थ्री प्लेज, 3 नाटक हैं, चित्रा, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, द पोस्ट ऑफिस और साधना, ये उनके प्लेज हैं, नाटक हैं जिन्हें अंग्रेजी में चेंज किया गया 1913 में। फ्रूट गैदरिंग 1916 में बदला गया अंग्रेजी में। माई रेमिनिसेंसेस, मेरे संस्मरण 1917 में। एन इंट्रोडक्टरी एसे टू द
शकुंतला, इसको 1920 में अंग्रेजी भाषा में चेंज किया गया। एंड रेड ओलियंडर्स ए प्ले, इसको 1925 में। शॉर्ट स्टोरीज, जो शॉर्ट स्टोरी हैं, हंगरी स्टोन्स 1916 में, और ब्रोकन टाइज 1925 में अंग्रेजी भाषा में लिखे गए। तो ये उनकी कृतियां हैं, आपके सामने लिखी हैं। और अब स्टूडेंट्स आपका शुरू होता है अबाउट द लेसन। तो अबाउट द लेसन देखते हैं, समरी क्या है लेसन की। लिखा है द होम कमिंग इज ए शॉर्ट स्टोरी। द होम कमिंग माने घर वापसी, इज माने है, ए शॉर्ट स्टोरी माने एक संक्षिप्त कहानी, विच माने जो, पीप्स माने झांकती है, इनटू माने में, एडोलसेंट माने किशोरावस्था, एज माने आयु में, आप बॉयहुड माने लड़कपन की, एंड रिलेशंस माने संबंधों के, आप मदर माने एक माँ के, एंड सन और एक पुत्र के। तो कहने का मतलब क्या है, द होम कमिंग इज ए शॉर्ट स्टोरी। होम कमिंग एक संक्षिप्त कहानी है जो किशोरावस्था की आयु के एक लड़के और उसकी माँ के बीच के संबंधों को दर्शाती है या के बारे में झलक दिखाती है। तो होम कमिंग एक संक्षिप्त कहानी है जो किशोरावस्था के एक लड़के और उसके माँ के बीच के संबंधों को वर्णित करती है या उनके बारे में बताती है। विच आर ड्रेन्ड इन इमोशनल सेंटिमेंट्स, विच माने जो कि माने दोनों, या संबंध, यहाँ पे संबंध है, विच माने संबंध, विच आर ड्रेन्ड, ड्रेन्ड माने भाव विभोर हैं, इन इमोशनल माने भावात्मक, इन इमोशनल माने भावुक, और सेंटिमेंट्स माने भावनाओं से। तो विच आर ड्रेन्ड इन इमोशनल सेंटिमेंट्स, और माँ पुत्र के संबंध भावुक भावनाओं से, ठीक है, क्या हैं, भाव विभोर हैं, अर्थात गहरी भावनाएं, मन की गहरी भावनाएं उन्हें उनके संबंधों को, माँ पुत्र के संबंधों को भाव विभोर कर देती हैं। तो पूरी लाइन की यदि हिंदी निकालें तो इसका मतलब हो जाएगा द होम कमिंग इज ए शॉर्ट स्टोरी। होम कमिंग एक संक्षिप्त कहानी है जो एक किशोरावस्था के पुत्र और उसके माँ के बीच के संबंधों को दर्शाती हैं। और इस कहानी में उनके बीच की जो अंतर्मन की भावनाएं हैं वो पूरी तरह से भाव विभोर हैं, अर्थात वे दोनों भावनाओं में पूरी तरह से भाव विभोर हैं। और आगे लिखा है फटिक इज सेंट टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। इस कहानी का मुख्य पात्र एक लड़का जिस पर एक कहानी है फटिक, उसकी बात की जा रही है। फटिक इज सेंट माने भेज दिया जाता है, टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, अपने मामा के घर जो कि कलकत्ता में रहते हैं। तो फटिक को अपने मामा के घर कलकत्ता भेज दिया जाता है। एंड देन माने तब, दिस नाटी बॉय माने यह शरारती लड़का, रियलाइजेज माने एहसास करता है, द ग्रेटनेस माने होता है महानता का, आप मदर्स लव माने माँ के प्रेम का, एंड अफेक्शन माने स्नेह का। तो जब फटिक जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है को उसके मामा जो कि कलकत्ता में रहते हैं उनके वहाँ भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, तब वह अपने माँ के प्रेम और स्नेह की महानता को याद करता है। डे एंड नाइट ही गेट्स द डे ऑफ हिज रिटर्निंग होम, दिन और रात, गेट्स माने ताका करता है, डे माने उस दिन की प्रतीक्षा में, आप हिज रिटर्निंग होम कि वह घर कब लौट पाएगा, अर्थात दिन और रात फटिक यही सोचता रहता है कि वह घर कब लौट पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बुक में आपकी समरी दी है अबाउट द लेसन। इसके साथ साथ आपको हम ओरल इसकी समरी बताएंगे कि वास्तव में कहानी में क्या है। तो आपको बता दें कि एक गांव में फटिक चक्रवर्ती नाम का एक लड़का रहता है जो कि बहुत शरारती है और अपने गांव में जो उसकी उम्र के बच्चे हैं उनका वो रिंग लीडर है, अर्थात उनका सरदार है। तो फटिक दिन रात जो है गांव में इधर उधर घूमता रहता है, खूब ढेर सारी शरारतें करता है और उसको शरारतें करने में बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि स्कूल जाता है लेकिन नियमित स्कूल वो नहीं जाता है, कभी कभार स्कूल जाता है और वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। उसकी माँ एक विधवा महिला है, उसके पिता नहीं हैं और साथ साथ उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है माखन। तो उसकी माँ फटिक की आदतों से परेशान होती है
उसको लगता है कि फटिक इस तरह से घूमता रहेगा तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, वो पढ़ लिख नहीं पाएगा। ये चिंता उसको दिन रात रहती है। क्या होता है, फटिक की आदतों से परेशान होकर माँ ये निश्चय करती है कि क्यों ना इसको कहीं बाहर भेज दिया जाए। तो एक बार फटिक की माँ के भाई फटिक के घर पे आते हैं, यानी उसके मामा उसके घर पे आते हैं, और वो कलकत्ता के निवासी हैं। तो फटिक की माँ उनसे आग्रह करती है कि क्यों ना फटिक को वो अपने साथ कलकत्ता लिए जाएं और वहीं पे वो अपनी पढ़ाई करेगा। तो फटिक को जब ये बात बताई जाती है कि उसको पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता भेजा जा रहा है, तो कलकत्ता के बारे में सोचकर वह बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है और खुशी में उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे स्थान पर जा रहा है और उसे वहाँ बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अर्थात बहुत ही खुश होकर वह कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसकी जो माँ है वो फटिक के मामा के साथ फटिक को कलकत्ता भेज देती है, और वहाँ पे कलकत्ता में फटिक के मामा, उनकी मामी और एक उनका लड़का है, वो रहते हैं अपने घर में, और फटिक उस घर का चौथा सदस्य हो जाता है। तो कलकत्ता जाने के बाद फटिक का वहीं एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है और स्कूल जाने लगता है फटिक। आपको पहले ही हमने बताया कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, तो शुरुआती कुछ दिनों में उसे अच्छा लगा स्कूल जाने में, लेकिन जब वहाँ पे टीचर्स द्वारा उसकी डांट पड़ने लगी, वो पढ़ाई में पिछड़ता गया, तो अब वो टेंशनाइड रहने लगा। अब उसको बड़ा ही टेंशन रहने लगी और वो मन ही मन परेशान रहता और ये सोचता कि वह कैसे अपने घर लौट पाए। साथ ही साथ जो फटिक की मामी है वो भी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, घर के सारे काम वो फटिक से करवाती थी और स्नेह के कोई भी शब्द वो फटिक से नहीं बोलती थी। अर्थात ऐसा लगता था कि वो उसकी मामी, फटिक की मामी, उससे घृणा करती है। तो इस व्यवहार से फटिक जो है अब बहुत ही परेशान रहता है। वो अब इसी सोच में रहता है कि किस प्रकार से उसे उसके घर जाने का मौका मिल जाए, और दिन रात वो टेंशन में रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और फटिक की स्थिति जो है दिन प्रतिदिन खराब ही होती जाती है। एक दिन स्कूल में फटिक जब पहुंचता है तो उसकी बुक कंप्लीट नहीं होती है, कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। टीचर्स उसे स्कूल में बुरी तरह से मारते हैं और कहते हैं कि अगले दिन स्कूल आना है तो कोर्स पूरा करके लाए। अगले दिन फटिक की बुक खो जाती है और वह किसी प्रकार से अपना कोर्स पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाता है। तो एट लास्ट फटिक ये निश्चय कर लेता है कि अब जो है उसे पढ़ना नहीं है और उसे अपने घर लौट जाना है। तो फटिक अपने मामा के घर से भाग जाता है और इधर उधर टहलता रहता है अपने घर जाने की उम्मीद में। उसी दौरान फटिक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है कि उसे अपना होश तक नहीं रहता है कि वो कहाँ है। तो एक रात जब वो अपने मामा के घर से भागा था, उसके बाद 2-1 रात को वो इधर उधर स्टेशनों पे, बस अड्डों पे पड़ा रहता है और घर जाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे घर जाने का कोई मौका नहीं मिलता है। और स्टेशन पर ही वह पूरी रात बरसात के पानी में भीगता है, अर्थात पूरी रात बरसते हुए पानी में वो रात काटता है। और सुबह जब उसको लोग देखते हैं तो उसका बदन बुखार से बहुत ज़्यादा तप रहा होता है। इधर फटिक के मामा जब उनको ये मालूम होता है कि फटिक घर से भाग गया है तो वो बहुत टेंशनाइज्ड होते हैं, परेशान होते हैं और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। अर्थात पुलिस अब फटिक की खोज कर रही है और जब फटिक स्टेशन पे मिलता है पुलिस को तो उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है। अब फटिक के मामा उसको अपने घर ले आते हैं और वो बुखार में, यानी उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो यही रट लगाया रहता है कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो या मेरी माँ को मुझे दिखा दो, उसे यहाँ बुला दो। तो फटिक के मामा फटिक को विश्वास दिलाते हैं कि उसे उसके घर भेज दिया जाएगा या उसकी माँ को यहाँ बुला लिया जाएगा। और उसकी माँ को वो सूचना देने की कोशिश करते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं,
इससे पहले ही फटिक बीमार इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी स्थिति अब बहुत नाजुक है और माँ से मिलने से पहले ही ऐसा लगने लगता है कि अब फटिक का बचना मुश्किल है। तो अब बीच में एक बात और छूट गई स्टूडेंट्स, बता दें कि जब से फटिक कलकत्ता आया था तो उसे ये लगने लगा कि उसके लिए उसका गांव ही सबसे अच्छा स्थान है और वो हमेशा यही पूछा करता था कि घर कब जाएंगे, घर कब जा पाएंगे, घर कब जा पाएंगे। और जब फटिक अब इस समय बहुत बीमार है तो अपने अंत समय में वो अपनी माँ को कल्पना स्वरूप देखता है, कल्पना में देखता है और कहता है, माँ अब छुट्टियाँ हो गई हैं और अब हमें गांव जाने में कोई समस्या नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि अंत में फटिक की मृत्यु हो जाती है और वो अपने गांव भी नहीं पहुंच पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये ओरल समरी हमने आपको बताने का प्रयास किया है इस लेसन की कि किस प्रकार से एक किशोर लड़का, किशोर मतलब जो लगभग 13 से 18 वर्ष की आयु के बीच का लड़का हो, किस प्रकार से वो भावनात्मक समस्याओं में फंस जाता है और बदला हुआ माहौल उसे किस प्रकार से परेशान करता है और अंत में किस प्रकार से उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही मार्मिक लेसन पार्ट है, कहानी है इसकी। आपको पैसेज बाय पैसेज समझाया जाएगा लेसन में। फ़िलहाल इसकी ओरल समरी हमने आपको बताई है और अब इसके शुरुआती पैसेज स्टार्ट करते हैं। लगभग 1 या 2 पैसेज आज पढ़ाए जाएंगे वीडियो में आपको। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 32 पे आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है लेसन 4 का और आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती माने फटिक चक्रवर्ती एक लड़के का नाम है, वाज माने था, रिंग लीडर माने सरदार, एमंग द बॉयज माने लड़कों का, ऑफ द विलेज माने गांव के। तो फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का अगुआ था या सरदार था। ए न्यू ए माने एक, न्यू माने नई, मिस्चीफ माने शरारत, गॉड इनटू हिज हेड, गॉड माने आई, इनटू हिज हेड माने उसके मस्तिष्क में। तो उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत सूझी। आपको हमने बताया कि फटिक चक्रवर्ती बहुत शरारती था और वो हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करने के मूड में रहता था। तो एक नई शरारत उसके मस्तिष्क में आई या एक नई शरारत करने का विचार उसके मस्तिष्क में आया। देयर वॉज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। आपको बता दें, जो फटिक का गांव है उसके किनारे एक नदी है और अक्सर फटिक अपने साथियों के साथ नदी के किनारे जाया करता था। तो देयर वाज ए हैवी लॉग, देयर माने इंट्रोडक्टरी वर्ड है, देयर वाज माने था, ए माने एक, हैवी माने भारी और लॉग माने लकड़ी का लट्ठा। तो एक भारी लकड़ी का लट्ठा था, लाइंग माने पड़ा हुआ था, ऑन द मड माने कीचड़ में, फ्लैट सीधा सीधा, ऑफ द रिवर माने नदी के। तो देयर वॉज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। तो नदी के किनारे कीचड़ में, कीचड़ कैसा होगा कि जिस पे आया जाया जा सके। अर्थात आप लोगों ने यदि नदी देखी है तो देखा होगा कि उसके किनारों पर हल्की सी ज़मीन गीली रहती है, नम रहती है। तो उसी ज़मीन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑन द रिवर। तो नदी के किनारे कीचड़ में एक लकड़ी का भारी लट्ठा सीधा पड़ा हुआ था। वेटिंग, इस बात के इंतजार में, टू बी सेव्ड कि उसे आकार देना था, इनटू ए मास्ट माने मस्तूल का, फॉर ए बोट माने नाव के लिए। आपने नाव देखी होगी, जो नाव का निचला हिस्सा होता है, निचली फर्श होती है उसको बोलते हैं मस्तूल नाव का। तो लिखा है, देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। तो नदी के किनारे लकड़ी का एक भारी लट्ठा हुआ, बिल्कुल सीधा, लकड़ी का एक भारी लट्ठा बिल्कुल सीधा सीधा पड़ा था। इस बात के इंतजार में या इस कारण पड़ा था क्योंकि उससे नाव का एक मस्तूल बनाया जाना था
नाव के लिए एक मस्तूल बनाया जाना था। तो पूरी बात यदि हम दोबारा कहें तो लिखा है, देयर वॉज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। तो नदी के किनारे लकड़ी का एक लट्ठा पड़ा हुआ था। नदी के किनारे कीचड़ में लकड़ी का एक लट्ठा पड़ा हुआ था, जिसको नाव के मस्तूल का आकार दिया जाना था, अर्थात जिसको नाव के मस्तूल के लिए प्रयोग में लाया जाना था। और आगे लिखा है, ही डिसाइडेड, ही माने उसने अर्थात फटिक ने, डिसाइडेड माने निश्चय किया, दैट माने की, दे माने वे, शुड माने चाहिए, आल माने सभी एक साथ, टुगेदर आल वर्क टुगेदर माने सभी एक साथ, टू शिफ्ट माने हटा दें, द लॉग माने लट्ठे को, बाय मेन फोर्स माने सारी ताकत से, फ्रॉम इट्स प्लेस माने इसके स्थान से, एंड रोल इट अवे और इसको आगे लुढ़का दें। तो ही डिसाइडेड, फटिक ने निश्चय किया या उसने निश्चय किया, दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉज, कि वे सभी लड़के एक साथ ताकत लगाकर उस लकड़ी के लट्ठे को उसके स्थान से लुढ़काकर आगे बढ़ा दें या उसे उसके स्थान से लुढ़का दें। कहने का मतलब ये है, फटिक को शरारत ये सूझी कि जो लकड़ी का लट्ठा कीचड़ में नदी के किनारे पड़ा हुआ था, जिससे कि नाव का मस्तूल बनाया जाना था, उसने सोचा, निश्चय किया कि उसे अपने दोस्तों के साथ उस लकड़ी के लट्ठे को एक साथ मिलकर लुढ़का के आगे बढ़ा देना चाहिए या आगे लुढ़का देना चाहिए। और आगे वो सोचता है, द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, द ऑनर माने मालिक, ऑफ द लॉग माने लट्ठे का, वुड बी माने होगा, एंग्री माने नाराज, एंड सरप्राइज्ड माने आश्चर्यचकित। और वो सोचता है कि जब वो ऐसा कर देगा तो जो इस लकड़ी के लट्ठे का मालिक है वो आश्चर्यचकित होगा और नाराज होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, एंड दे वुड और वे सभी ऑल एंड दे वुड ऑल और वे सभी एंजॉय माने आनंद उठाएंगे, द फन माने इस मजाक का, और वे सभी इस मजाक का बड़ा ही आनंद उठाएंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, एवरीवन माने हर कोई ने, अर्थात जो गैंग था, जो ग्रुप था फटिक और उसके दोस्तों का, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति। तो एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, तो फटिक के ग्रुप के प्रत्येक लड़के ने, सेकेंडेड माने समर्थन किया, द प्रपोजल माने प्रस्ताव का। तो प्रत्येक लड़के ने या प्रत्येक ने फटिक के ग्रुप के प्रत्येक मेंबर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। एंड इट वाज कैरीड, एंड माने और, इट माने यह, वाज कैरीड में ले जाया गया, अनएनिमेसली माने जिस प्रकार से निश्चय किया गया था, अर्थात निश्चय किए गए ढंग से। तो एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरीड अनएनिमियसली, तो प्रत्येक ने फटिक के प्रस्ताव का समर्थन किया, एंड इट वाज कैरीड अनएनिमियसली, और समझाए गए ढंग से ठीक ये काम किया गया। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगन, बट माने लेकिन, जस्ट माने जैसे ही, द फन माने मजाक, वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही ये मजाक शुरू होने वाला था, माखन फटिक का छोटा भाई है, माखन एक लड़का जो कि फटिक का छोटा भाई है, फटिक से यंगर ब्रदर, सेंटर्ड अप माने मटर गश्ती करते हुए आया। लेकिन जैसे ही ये मजाक शुरू होने वाला था, फटिक का छोटा भाई माखन मटर गश्ती करता हुआ वहाँ आ गया। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग, एंड माने और, सैट डाउन माने बैठ गया, ऑन द लॉग माने लट्ठे पर, और वह लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ देम, उन सबके सामने, ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे। तो जैसे ही ये लड़के मजाक शुरू करने वाले थे, तो वैसे ही फटिक का छोटा भाई माखन मटर गश्ती करता हुआ वहाँ आया और उन सबके सामने बिना कुछ कहे ही वह लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, द बॉयज माने लड़के, वर पजल्ड माने अचंभित थे, फॉर ए मोमेंट माने एक क्षण के लिए। तो सारे लड़के एक क्षण के लिए अचंभित रह गए। ही वॉज पोस्ड रैदर टिमेडली बाई वन ऑफ द बॉयज,
ही वाज पुश्ड, उसे धक्का दे दिया गया, अर्थात माखन को धक्का दे दिया गया, रैदर टिमिडली, बड़े ही टिमिडली माने होता है कायरता से। तो वास्तव में फटिक के भाई को, माखन को बड़ी ही कायरता से एक लड़के के द्वारा धक्का दे दिया गया। एंड टोल्ड, और उसे यह भी बताया गया, टू गेट अप, कि वो उठ जाए। तो ही वॉज पुश्ड रैदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज, तो फटिक के भाई माखन को एक लड़के ने बड़ी कायरता से धक्का दे दिया और उससे ये कहा कि वो वहाँ से उठ जाए। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, बट माने लेकिन, ही माने वह, रिमेन्ड माने बना रहा, क्वाइट माने पूरी तरह से, अनकंसर्न्ड माने बिल्कुल वैसे ही, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक उसी अवस्था में बना रहा, अर्थात वह अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। ही एपियर्ड, ही माने वह, एपियर्ड माने दिखाई पड़ता था, लाइक माने के समान, ए यंग माने एक युवा, और फिलोसफर माने दार्शनिक के समान, तो वह एक युवा दार्शनिक के समान दिखाई पड़ता था। मेडिएटिंग माने जो ध्यान मग्न था, ऑन द फुटिलिटी माने होता है निरर्थकता, आप गेम्स माने खेलों की। तो ही एपियर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर, तो फटिक का भाई माखन एक युवा दार्शनिक के समान दिखाई पड़ता था, जो कि खेलों की निरर्थकता पर ध्यान मग्न था। फटिक वाज फ्यूरियस माने क्रोधित, तो फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक क्रोधित था। माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम नीचे नहीं उतरोगे, दिस मिनट, इसी क्षण, आई शैल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें धक्का देकर गिरा दूंगा। थ्रैश यू माने होता है मुक्का मार देना, धक्का मार देना, तो मैं तुम्हें धक्का देकर गिरा दूंगा। तो माखन से कहता है फटिक क्रोधित होते हुए कि माखन, यदि तुम लट्ठे पर से नीचे नहीं उतरोगे तो मैं तुम्हें धक्का देकर हटा दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें गिरा दूंगा। तो स्टूडेंट्स फोर्थ लेसन के जो आपका लेसन है द होम कमिंग, इसके शुरुआती 2 पैसेज हमने आपको आज समझाए हैं और आशा है कि आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगा। साथ ही साथ इसके आगे आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात आपको बता दें, पहले पैसेज में जो ये लाइन है, एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, कि प्रत्येक ने प्रस्ताव का समर्थन किया, एंड इट वाज कैरीड अनएनिमेसली माने होता है सर्वसम्मत से या सबकी सहमत से, अनएनिमेसली माने होता है सबकी सहमत से, एंड इट वाज कैरीड अनएनिमेसली, तो प्रत्येक व्यक्ति ने या प्रत्येक लड़के ने, फटिक के ग्रुप के प्रत्येक लड़के ने प्रस्ताव का समर्थन किया और सर्वसम्मत से इसे लागू किया गया, अर्थात सर्वसम्मत से सबने इसे माना। तो स्टूडेंट्स, ये रहे 2 पैराग्राफ, और नेक्स्ट पैराग्राफ आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग पढ़ते रहें अच्छी प्रकार, स्वस्थ रहें, एंड थैंक यू, धन्यवाद।